बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उन दिनों का वाक़या है जब मैं मरदम शुमारी की एक टीम के साथ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। मेरे साथ अमले के मुतल्लिक़ा लोग भी होते थे, ताहम बाज़ औक़ात इंदराज का काम मैं अकेले भी कर लिया करता था। इसी दौरान मेरी ड्यूटी बाज़ार हुस्न में लग गई, जहां आज भी बुलबुल हज़ार दास्तान के सामने बिल्डिंग कायम है। ऑफिस की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक मैं घर में मुकीम लोगों की पहले शनाख्त करता था कि वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर रजिस्टर्ड अफराद के अलावा कोई दूसरे उस घर में मौजूद होते तो मैं उनसे पूछगछ करता कि पहले रिहायशी किधर गए वगैरह वगैरह। सर्वे के दौरान मैंने घर पर दस्तक दी, मगर काफ़ी देर तक जब कोई बार ना निकला तो झुंझलाकर दोबारा ज़ोर से दस्तक दी। कुछ देर बाद एक 9-10 साल बच्ची ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर रटे रटाए तोते की तरह कहने लगी, हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। मैंने हैरानी से उस बच्ची को देखा और शफकत भरे लहजे में कहा, बेटा मैं भी वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं, और मर्दम शुमारी के सिलसिले में आया हूँ। घर के किसी बड़े को बाहर भेजे। बच्ची कुछ समझी या ना समझी, मगर दौड़कर अंदर चली गई। चंद मिनट बाद एक सहमी हुई खातून दरवाजे पर नमूदार हुई। मैंने शाइस्तगी से सलाम किया और अपने आने का मकसद बताया तो उनके चेहरे पर इत्मीनान सा फैल गया। कहने लगी, आप अंदर आ जाइए वरना अभी यहाँ भीड़ लग जाएगी। मैं झिझकता हुआ अंदर चला गया। निहायत सादा सा कमरा था। खातून भी बाज़ार हुस्न की नहीं लगती थी। जब मैंने उनके घर के अफराद की तफसील मांगी तो कहने लगी, भाई साहब मुझे यहाँ आए हुए 2 साल ही हुए हैं। इससे पहले इस घर में कौन मुकीम था मुझे मालूम नहीं। अगर चाहें तो मैं एक औरत का नाम बता देती हूँ, आप ये मालूमात उनसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसी मुश्किल खड़ी ना कीजिएगा कि यह ठिकाना भी मुझसे छिन जाए। मैंने तजस्सुस से पूछा, क्या यह घर आपने किराए पर लिया हुआ है? उस खातून ने, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, एक ठंडी सांस भरी और कहने लगी, मैं आपको सारी हकीकत बता ही देती हूँ क्योंकि आप मुझे भले मानस इंसान लग रहे हैं। मैं खाते पीते और इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। वालिदैन का मेरे बचपन ही में इंतकाल हो गया था। मेरे चचा बे औलाद थे। उन्होंने मेरी परवरिश की। वो सख्त मिजाज आदमी थे। चची भी उनसे डरी सहमी रहती थी। मैं 5वीं क्लास के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, मगर चचा ने इजाज़त नहीं दी। चची अच्छी खातून थी। उन्होंने चचा को कैल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने और 15 साल की उम्र में मेरी शादी एक खुशहाल घराने में कर दी। शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। 4 बच्चे हुए। इस दौरान मेरे चचा और चची हज पर गए तो ट्रैफिक के एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया। मैके में अब मेरा कोई नहीं रहा था। ससुराल भरा पड़ा था। सबका मुश्तरका कारोबार था। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में ज़ेर तालीम थे कि कुदरत ने एक बार फिर मेरा इम्तिहान ले लिया। मेरे शौहर को फेफड़ों का कैंसर हो गया और 1 साल के अंदर ही वो हम सब को रोता छोड़ गए। शौहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने कुछ अरसे तो बच्चों की नाज़बरदारियाँ की, मेरा भी ख्याल रखा। इस दौरान बहाने बहाने से मुझसे मुख्तलिफ दस्तावेज़ात पर दस्तखत करवाते रहे। फिर एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम लोगों के नाम कुछ छोड़कर नहीं गया। हम तुम्हारा और बच्चों का खर्चा ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनते ही मुझ पर आसमान टूट पड़ा। काफ़ी वावेला किया, मिन्नतें तरले भी कर लिए। उनके दीगर रिश्तेदारों को बीच में डाला तो उन्होंने बताया कि तुमने जिन दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए थे इनकी जद में तुम्हारा हिस्सा वो तुम्हें दे चुके हैं। मैं अनपढ़ थी। उनकी चालें मेरी समझ में कैसे आ सकती थीं। और फिर एक रोज़ बच्चों की आपस की लड़ाई का बहाना करके उन्होंने सुबह ही सुबह बच्चों समेत मुझे घर से निकाल दिया। मेरे शौहर के एक दोस्त इस इलाके में वो 3 किलोमीटर दूर रहते थे। मैंने रिक्शा पकड़ा और उन्हें अपनी कहानी सुनाने उनके घर जा पहुंची। उनकी बीवी मेरे शौहर के इंतकाल पर घर आई थी और कहा था कि कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताना। इसी तसल्ली और आस पर उनके घर गई।
लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वो लोग 6 माह पहले कराची शिफ्ट हो गए हैं। यह सुनते ही आंखों तले अंधेरा छा गया। छोटे बच्चों का साथ था, चंद 100 रुपये के सिवा और कुछ नहीं था मेरे पास। बच्चों का पेट खाली था, उन्हें चाट खिलाकर आगे चल पड़ी। कुछ पता नहीं था कि किधर जा रही हूँ। यहाँ तक पहुँची तो बच्चे थक चुके थे। मुझ में भी एक कदम बढ़ाने की सकत ना रही तो एक दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। शाम सर पर आ गई लेकिन मुझ में उठने की हिम्मत नहीं रही थी। बार बार रोना आ रहा था। रात कहाँ और कैसे बसर करूँगी, बच्चों को कब तक भूखा रखूँगी, वो बेचारे भी बेहद डर गए थे। कभी रोते कभी खेलते। इसी अथना में एक औरत मेरे पास आई और कहा, मैं बहुत देर से तुम्हें अपने घर की खिड़की से देख रही हूँ। शायद तुम लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? क्या सास ने घर से निकाल दिया है तुम्हें? मैंने इकरार में सर हिला दिया। वो कहने लगी, कुछ देर बाद यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बाकी बातें वहीं होंगी। घर पहुंचकर मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी। उसने मेरा हाथ मुंह धुलवाया, बच्चों को और मुझे खाना दिया और ख़ुद बाहर चली गई। कुछ देर बाद आई तो उसके साथ चंद औरतें भी थीं जिन्हें वो मेरे बारे में सब कुछ बता चुकी थी। सब ने बारी बारी मुझे गले लगाया, तसल्लियाँ दी। फिर उनमें से एक बड़ी उम्र की खातून ने कहा कि ये बाज़ार हुस्न है, अगर तुम रजामंद हो तो हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ के साथ पनाह भी देंगे, मगर तुम्हें यहाँ बड़ी राजदारी से रहना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने फौरी तौर पर उनकी पनाह में रहना कबूल कर लिया। उन्होंने मुझे रहने के लिए न सिर्फ अपने घर के करीब ये खाली घर दिया, बल्कि मेरा सारा खर्चा बर्दाश्त करने की ज़िम्मेदारी भी ले ली। हर महीने राशन का सामान बाकायदगी से डलवाती हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही हैं। उनका कहना है कि जब तक बच्चे कुछ बड़े नहीं हो जाते यहीं रहो। बच्ची के बारे में ख़ास हिदायत कर दी कि इसे फ़िलहाल घर से बाहर ना निकलने दो, क्योंकि ये अच्छे लोग नहीं होते। इसके लिए हम किसी टीचर का बंदोबस्त करवा देंगे जो इसे घर में ही तालीम देगी। वो दुखी खातून 2 साल से बाज़ार हुस्न के बदनाम औरतों की बेलौस खुफिया मदद से उन्हीं के दरमियान अपने बच्चों के साथ इज़्ज़त दराना ज़िंदगी गुजार रही थी। ये दास्तान सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। बिलाशुबा इस माशरे में ऐसी ख़वातीन भी हैं दुनिया जिन्हें बदकिरदार कहती हैं, लेकिन दर हकीकत उनके दिलों में खिदमत इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से इंसानियत अभी तक ज़िंदा है। तो दोस्तों, किसी को भी ऐसे बग़ैर परखे गलत नहीं कहना चाहिए। पहले हकीकत का पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही कुछ फ़ैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, आप तमाम लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।